आज के शो में करप्शन की बहती गंगा, डीएमसी कोरंगी के मामूली मुलाजमीन से करोड़ों रुपए बरामद। डीएमसी कोरंगी में करप्शन का बाजार 4 साल तक गर्म रहा। इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात। सिर्फ एक डीएमसी का चट्टा पट्टा खुलने पर हैरान कुन इंकिशाफात। बकिया महकमों का क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। नाज़रीन, आपने कल फुटेजेस देखे जब नैब रावलपिंडी की तरफ से कराची में एक म्यूनसिपल कमिश्नर को डीएमसी कोरंगी के उनके घर पे छापा मारा गया, गिरफ्तारियां हुई, तो उस वक्त हैरान हुए, चौंक गए ये फुटेजेस देख करके। तकरीबन 12 करोड़ रुपए मालियत के असासे, जिसमें कैश तकरीबन 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए के जेवरात शामिल थे। आज कुछ फुटेजेस और भी इस सिलसिले में हमारे सामने आए, जिसमें हमने देखा कि ज्वेलरी और कैश और दीगर तफसीलात जो सामने आई, लेकिन बहुत से अहम सवाल जहनों में उठने लगे। इस केस की तफसीलात जो हमने कल आपके सामने उठाया था वो बड़ी वाज़े और बड़ी सिंपल थी। इसका ताल्लुक फेक अकाउंट्स केस से था, यानी जो जाली अकाउंट्स का केस मशहूर ज़माना चल रहा है उससे था। ये जो मामला है, जो पैसा रिकवर किया गया है, इस पैसे के अलावा जो और पैसा खर्च हो रहा था वो फेक अकाउंट्स में गया। उसके ज़रिए एक प्रॉपर्टी भी खरीदी गई कैंट में, कराची के 5145 गज की, और वो प्रॉपर्टी बेनामी थी कुछ लोगों के नाम पर, अहम शख्सियात के नाम पर। लेकिन सवाल साहब, जो अहम बात है वो ये है कि ये तमाम जो तमाम स्कैंडल है, जो पूरा सिस्टम जो रन कर रहा था, ये तमाम जो चीज़ें चल रही थी, ये सब कुछ पेट्रोल की बिलिंग के ऊपर चल रहा था। यानी डीएमसी कोरंगी में पेट्रोल के बिल पर असासे भी बनाए गए, उसी बुनियाद के ऊपर ये घरों से कैश भी बरामद हुआ, उसी बुनियाद के ऊपर ये तमाम चीज़ें सामने आई। तो सिर्फ पेट्रोल के टेंडर्स या पेट्रोल के जो बिलिंग है, जो जाली वाउचर्स बना के की गई, वो एक ही पेट्रोल कंपनी से पेट्रोल खरीदने का कहा गया कि खरीदे गए, और उन्हीं कंपनी से पेट्रोल की डीलिंग की गई। उसके जरिए जो भी फेक बिलिंग हुई, ये तमाम इजाफी जो पैसा था ये फेक अकाउंट्स में भी गया। इससे जो डीएमसी के लोग थे उनको भी किकबैक्स मिले, और इस हवाले से जो दीगर शख्सियात हैं उन तक भी ये पैसा पहुंचा। तो सिर्फ पेट्रोल की मद में सिर्फ एक डीएमसी कोरंगी में, यानी पूरा कराची कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरे सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप पूरे सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो एक डीएमसी कोरंगी का सिर्फ पेट्रोल का बिल, और उस बुनियाद पर ये छोटे लेवल के अफसरान हैं, तो बड़े लेवल के अफसरान का क्या हाल होगा। और मैं अगर इजाज़त अगर हो और मैं कह सकूं, मुख्तार क्यार जो बैठे होते हैं इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में, वहां जाकर कभी रेड करें तो वहां पता चले कि ये तो कुछ भी नहीं है जो 10-12 करोड़ रुपए, शायद 100, 200, 300 करोड़ रुपए इस वक्त आपको बरामद हो वहां से। लेकिन इन तफसीलात से पर्दा उठाते हैं, कुछ आपके सामने आज कुछ डिटेल्स रखते हैं। ये सनसनीखेज डिटेल्स हैं। मैंने जिस तरह कहा कि आपको सिर्फ ये पता चला ना कि पेट्रोल की मद में इतना पैसा बनाया गया, सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है। डीएमसी कोरंगी के पूरे 4 साल की रिपोर्ट मैंने हासिल की है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने बनाई थी। इस रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम तफसीलात मिलेंगी कि डीएमसी कोरंगी ने पिछले 4 साल में, यानी जुलाई 2017 से जून 2020 के दौरान उनकी टोटल वसूलियां कितनी थी, यानी कितना उन्होंने वसूल किया, और उनके जो अखराजात थे उसमें जो बदनुमानी हुई वो कितनी हुई और किस किस मद में हुई। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता सकूं तो ज्यादातर जो मामलात हुए वो फेक बिलिंग, यानी जाली बिलिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, बेज़ाब्तगियां जो पूरी हवाले से सामने आई डीएमसी कोरंगी में, जिस बुनियाद पर जिन हेड्स के अंदर ये तमाम बदनुमानी की गई। मैं अगर तफसीलान आपको इससे पहले के हेड्स पे जाऊं कि कितनी करप्शन कहाँ किस महकमे में किस तरह से की गई, पहले आपको बताते हैं कि डीएमसी कोरंगी, जिसके 2 म्यूनसिपल कमिश्नर, अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर गिरफ्तार हुए थे, डीएमसी कोरंगी ने साल 2017 से 2020 के दौरान उनकी वसूलियां कितनी थी, और पूरे साल का ब्रेकअप इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, या उनके जो मुख्तलिफ हेड्स में कितनी उन्होंने वसूलियां करी। ओजीटी जिसको ऑक्ट्राइज जिला टैक्स कहते हैं, इस मद में साल 2017 से साल 2017-18 यानी जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान तकरीबन 1.79 अरब की सिर्फ और सिर्फ ऑक्ट्राइज जिला टैक्स की मद में इनकी वसूलियां थी। इसके अलावा अदर इनकम, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी एरर्स, बेटरमेंट चार्जेस, कुल मिलाकर तकरीबन 2.09 अरब रुपए की वसूलियां थी डीएमसी कोरंगी की साल 2017-18 में। इसी तरह साल 2018-19 में ये जो फिगर थी
ये बढ़कर 2.27 अरब रुपए हो गई थी। और इसी तरह साल 2019 और 20 में 2.33 अरब रुपए इनकी टोटल वसूलियां थी मुख्तलिफ मद में, यानी इनके इसमें शामिल है ऑक्ट्राइज जिला टैक्स, इसके अंदर शामिल है बेटरमेंट चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, अदर इनकम। जो इनकी टोटल वसूलियां थी उनकी तादाद अगर आपको बताई जाए पिछले 4 साल गुजरे 17 से लेकर 20 के दौरान, उसमें तकरीबन जो टोटल वसूलियां थी वो 6.90 अरब रुपए थी। तकरीबन 7 अरब रुपए की वसूलियां थी डीएमसी कोरंगी की। और शिकायत मौसूल हुई खुद सिंध हुकूमत को, जिसके बाद हमने देखा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने इंक्वायरी बिठाई और पता किया कि ये 7 अरब रुपए आखिरकार इसमें कहां किस तरीके से बदउनवानी हुई है। तो ये जो अफसरान आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने इतनी जायदादें बना ली हैं, ये जायदादें आखिरकार बनी किस तरह? सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि हर मद में करप्शन हुई, तकरीबन हर मद में करप्शन हुई। यहां पर कचरा उठाने में करप्शन हुई, यहां पर जो बरकी आलात है उनकी खरीदारी में करप्शन हुई, यहां पर गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर पैसा बनाया गया, यहां पर पेट्रोल की फेक बिलिंग के ऊपर इस पर जो है वो पैसा बनाया गया, कोरोना के स्प्रे के नाम पर भी पैसा बनाया गया। तफसीलात कुछ आपके सामने रखते चलते हैं, ये सनसनीखेज तफसीलात आपको सामने पेश कर रहे हैं। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोरंगी की डीएमसी में कचरा उठाने के नाम पर तकरीबन 316 मिलियन रुपीस का 31 करोड़ रुपए का गबन हुआ। पेट्रोल की मद में तकरीबन 21 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन हुआ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पर 12 करोड़ रुपए इस वक्त फेक बिलिंग के नाम पर निकाले गए। इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए की इस वक्त जो है बदउनवानी की गई। मजमूई तौर पर सिर्फ साल 2017 से 18 के बीच में तकरीबन 77 करोड़ रुपए की बदउनवानी की गई, सिर्फ एक साल में। जो पैसा इस वक्त, जिसकी तफसीलात भी लिखी हुई है कि किस तरह की गई, अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो इसमें लिखा गया जैसे no evidence has been found that any bidding NIT rate survey were carried out, rather the entire fund has been gulped down through fake billing। जाली बिलिंग के जरिए सारा फंड जो कचरा उठाने का था वो खा लिया गया एंड हैव बीन टेकन द किकबैक्स एट द एंटायर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि कोरंगी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें कचरे के ढेर जगह जगह आपको नजर आएंगे। जो तमाम कचरा उठाने के लिए पैसा था वो सारा फेक बिलिंग के नाम के ऊपर सारा गबन कर दिया गया। और ये जो तादाद सिर्फ साल 2017-18 में बताई जाती है वो तकरीबन 31 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जाती है। 32 करोड़ रुपए कचरा उठाने के नाम पर हुए। तो ये जो आपको जो साहब जिनको हम देख रहे थे नैब ने गिरफ्तार किया, नैब पिंडी ने, ये तो सिर्फ फ्यूल का मामला है, पेट्रोल का मामला है। इसके अलावा कचरा उठाना, इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस, गाड़ियों की मुरम्मत, बरकी आलाती खरीदारी, कोरोना का स्प्रे, बहुत से मामलात के अंदर, बहुत से हेड्स के अंदर करप्शन सामने आई। साल 2018 से 19 के बीच में, जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच में तकरीबन 63 करोड़ रुपए तकरीबन की मुबैना तौर पे जो है बदउनवानी सामने आई, जिसमें तकरीबन 24 करोड़ रुपए कचरा उठाने और तकरीबन 29 करोड़ रुपए पेट्रोल की मद में और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पर तकरीबन 63 करोड़ रुपए का इस पर बदउनवानी की गई। डेवलपमेंट के नाम पर 41 करोड़ रुपए का कहा गया जी कि इस पर यहाँ पर फ्रॉड हुआ। ये तमाम, इसके बाद ये मामला जारी रहा साल 2019 और 20, यानी जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच में तकरीबन 565 मिलियन 56 करोड़ रुपए की बदउनवानी का सामने इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। 56 करोड़ रुपए। और अगर हम मजमूई तौर पर आपको ये बताएं नाजरीन कि किस तरीके से 4 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तिगियां की गई डीएमसी कोरंगी में। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पर दस्तखत मौजूद हैं मोहम्मद फारूक बुक्टी साहब के, जो कि इंक्वायरी ऑफिसर थे, सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के, ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो डीएमसी कोरंगी में मुख्तलिफ, सिर्फ डीएमसी कोरंगी के अंदर मुख्तलिफ मद में 4 साल के दौरान 1 अरब से जायद के फंड्स खा लिए गए। फेक बिलिंग, फेक वाउचर्स, फेक टेंडर्स और इसके अलावा जाली इलीगल पोस्टिंग्स का भी इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 अफराद को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया गया और इस सिलसिले में इनसे भी पैसे बनाए गए। ये तफसीलात सारी सनसनीखेज थी। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया जी कि जो फौरी तौर पर एक्शन लेने का कहा गया, कि रिकमेंडेशन दी गई थी कि उस वक्त के जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा डायरेक्टर काउंसिल है, डिप्टी डायरेक्टर पार्क है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं, आईटी डायरेक्टर हैं और उसके अलावा डायरेक्टर पार्क्स हैं, इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। कुछ लोग सस्पेंड भी हुए। लेकिन ये डीएमसी कोरंगी के हालात हैं। जो कल गिरफ्तारी हुई थी मसरूर साहब की, वो सिर्फ जो 2014 से 15 के बीच में जो करप्शन हुई थी उसकी दास्तान थी। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो साल 2017, 18, 19 और 20
4 साल की करप्शन की कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से 4 सालों के अंदर कोरंगी की डीएमसी के अंदर फंड्स का बंदरबाट हुआ, फेक बिलिंग्स हुई, पेट्रोल के नाम पर दीगर मद के अंदर पैसे बनाए गए और बेपनाह पैसे बनाए गए। ये सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। इस सारी सनसनीखेज तफसीलात के बाद बहुत से अहम सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। एक सवाल तो ये होगा कि जब डीएमसीज ये कि हमारे पास पैसा नहीं है बल्दियाती निजाम में, तो आखिरकार ये अरबों रुपए का जो फंड्स हैं जो इनको मिलते हैं वो खर्च किस तरह होते हैं, ये सवाल उठाएंगे। आपको ये बताएंगे कि जब एक डीएमसी के अंदर, एक डीएमसी शहर की, उसका ये हाल है तो पूरे सूबे की जो डीएमसीज हैं उसमें क्या हाल होगा। क्या ये इस वक्त टिप ऑफ द आइसबर्ग है? ये बिल्कुल एक छोटा सा इशारा है। इसके बाद क्या सनसनीखेज दास्तान हो सकती है, ये आप सब सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक म्युनिसिपल कमिश्नर के घर से इतना सोना, इतने जेवरात, डॉलर्स, धर्म, प्राइस बॉन्ड्स, पैसे रिकवर हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि इसके जो सीनियर अफसरान होंगे उनका क्या हाल होगा। और ये सिर्फ पेट्रोल है, इसके अलावा और मद में जिन्होंने करप्शन की है उनका क्या हाल होगा, दीगर महकमों में क्या हाल होगा, दीगर डीएमसीज में क्या हाल होगा। ये सारी सवालात इस पर जहन को चौंका देने के लिए काफी हैं। इस ब्रेक के बाद आएंगे, इसकी मजीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने हैरान कुन सनसनीखेज तफसीलात रख रहे हैं नाज़रीन के किस तरीके से डीएमसी कोरंगी की, सिर्फ एक डीएमसी कराची की और पूरे सिंध में जितनी डीएमसी से अगर आप अंदाजा लगाएं तो कितनी बेज़ाब्तियां हुई होंगी। पेट्रोल की खरीदारी से लेकर गाड़ियों की मुरम्मत तक तकरीबन 1 अरब रुपए 4 साल के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें ये इंकशाफात हो रहे हैं। शहजाद भट्टी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। भट्टी साहब, मैं आप साबिक डीजी नैब में खुशामदीद कहते हुए ये बताएं कि तमाम तफसीलात पहले तो आप ये बताएं, जब आपने देखा मसरूर जो गिरफ्तार हुए कल कि एक म्युनिसिपल जो इस वक्त ऑफिसर लेवल का बंदा है उसके पास से 12 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। इससे पहले अरबों रुपए हमने देखा, 12 अरब रुपए तकरीबन लियाकत कायम खानी से बरामद हुए थे। तो ये जो खजाने लेके घरों में बैठे हुए लोग, ये छोटा लेवल का अफसर है, इससे ऊपर क्या हाल होगा? नैब जाएगी ऊपर तक भी क्या? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफान, ये जो भी कुछ नजर आ रहा है आपको जी, ये एक अब रूटीन बन गई है हमारे यहाँ। सोसाइटी में इतना खराबी आ गई है कि ये एक नॉर्मल सी चीज नजर आ रही है कि जब भी नैब कोई रेड करती है तो आपको कैश में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में आपको एक खजाना मिल जाता है जब आप किसी करप्ट आदमी के घर में रेड करते हैं। अभी आपने देखा है जो कुछ उनके घर से मिला है, बॉन्ड्स भी हैं, फॉरेन करेंसी भी है, पाकिस्तान करेंसी भी है। तो ये एक पर्टिकुलरली मैं सिंध के लिहाज से बात करूंगा कि वहां क्योंकि इस वक्त करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो नैब ने, जो कि रावलपिंडी नैब ने जाके वहां रेड की है, क्योंकि ये वो उस केस की कड़ी है जो फेक अकाउंट्स में चल रहा है। तो उसमें डेफिनेटली ये उनको लीड मिली है, उनके पास ये चीजें गई हैं। क्योंकि एक तो आपने जिस इंक्वायरी का हवाला दिया है वो एक पुरानी बात है, लेकिन डेफिनेटली जब नैब को काम करना पड़ता है तो उनको एविडेंस लेके आनी पड़ती है, वो एविडेंस जो कि कोर्ट वर्दी हो और कोर्ट में स्टैंड कर सके। तो उन्होंने वो जो भी इंक्वायरी की होगी, जो भी लीड उनको मिली होगी, उससे वो पहुंचे, उन्होंने रेड की है। और इन लोगों ने शायद ये बचने के लिए कि नैब क्योंकि बैंक्स में पहुंच जाती है और बैंक्स के अकाउंट इनके पास होते हैं, तो उन्होंने ये पैसे कैश में इन हैंड रखे हुए थे। अब वो जो 700 मिलियन की बात हो रही है और अभी मिले सिर्फ 70 मिलियन है, तो डेफिनेटली ये हिस्सादारी होती है। ये नहीं है कि जी ये साहब अकेले खाते होंगे। भट्टी साहब ये बताएं, भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो मामला है, क्योंकि ये तो एक इसकी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये पेट्रोल के मद में हुआ था ना। ये जो रिपोर्ट हमने रखी है सामने आज, इसमें 1 अरब से जायद की फेक बिलिंग्स के मद में इन्होंने कमाई की है मुख्तलिफ मद में। ये रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने खुद मुरतब की है साल 17 से लेकर साल 20 तक के लिए। अच्छा, ये जो साहब हैं 14-15 में रहे थे ये डीएमसी कोरंगी में, लेकिन जिस तरीके से हुई है ये रिपोर्ट, मुझे बताइए क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो सकती है? क्योंकि इसमें लिखा गया कि द ऑफिस ऑफ डीएमसी कोरंगी वाज विजिटेड बाय द अंडरसाइंड अलोंग विद द स्टाफ वेयर द रिकॉर्ड वाज सीज्ड। पहले रिकॉर्ड सीज हुआ, फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई अकॉर्डिंग टू द अक्यूज्ड ऑफिसर्स वर कॉल्ड एंड द स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड टू जस्टिफाई द एलिगेशन। उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड हुआ और अवेलेबल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ये सब चीजें हुई। अब इसमें आप देखें रिपोर्ट में तो भट्टी साहब इसमें तमाम तफसीलात हैं कि ओसीटी के मद में इन्होंने कितना वसूलियां करी, प्रॉपर्टी टैक्स के मद में कितनी वसूली करी, प्रॉपर्टी एरियर्स कितने थे, बेटरमेंट
डिप्लॉयमेंट चार्जेस कितने थे, स्पेशल फंड की मद में कितनी हुई, ओन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। मजमूई तौर पर 4 साल में इन्होंने तकरीबन 7 अरब रुपए जो वसूलियां करी हैं, उसका पूरा ब्रेकअप मौजूद है। तो कितनी आपको लगता है सॉलिड रिपोर्ट है ये फॉर नैब ऑल्सो टू टेक एक्शन? भट्टी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये इंक्वायरी नैब के पास भी डेफिनेटली अवेलेबल होगी और वो इसी से लीड ले रहे होंगे। सिर्फ होता यह है कि ये जो एक इंक्वायरी उन्होंने की है, ये एक वन ऑफ द एविडेंस तो साबित होगी, डेफिनेटली वो लगाएंगे इसको एज एन एक्शन। लेकिन जो इसके अंदर चीजें बताई गई हुई हैं, आईओ जो है, जो कि नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो हर एक को एग्जामिन करेगा और वो खुद मुरतब करेगा कि ये जो चीजें इसके अंदर बताई गई हैं ये ऐसे ही हैं, क्योंकि फिर उन लोगों ने एज ए विटनेस आना होता है कोर्ट के अंदर। तो उसको कोर्ट वर्दी बनाने के लिए उसको ये जो इंक्वायरी है, इसके अंदर जो भी कुछ बयान किया गया है, वो इसको दोबारा से एग्जामिन करेगा, दोबारा से इनकी बयानात लेगा और इसको अपने रेफरेंस का हिस्सा बनाएगा। लेकिन भट्टी साहब ये बताएं कि मतलब हम ये तवक्को रखें कि आगे इसके बाद, क्योंकि ये तो 12-13 करोड़ रुपए जो बरामद हुए कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर मुख्तार कैरो के पास चले जाएं, जो खासतौर पर जमीनों के मामला होते हैं, तो वहां तो शायद 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए घरों से निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें इतनी कमाई है जमीनों वाले मामले में कि हर एक ने पैसा बनाया। भट्टी साहब, तो क्या नैब जाएगी उस तरफ? सफान, पहली बात तो यह है कि ये घर में ही खाली पैसे नहीं होते। आपको पता है बेनामी अकाउंट जो है वो तो बेबहा है, और ये फिर आजकल पैसा बाहर भेजना भी हुंडी के जरिए, जो पहले, क्योंकि ये 3-4 साल पुराने का जो सारा अकाउंट है, तो लोग हुंडी या और हवाला के जरिए लोग बाहर पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस के जरिए वापस मंगवाते हैं, फेक अकाउंटों के अंदर मंगवाते हैं या बाहर ही रखे होते हैं अकाउंट खोल के। तो ये अभी नैब ने एक रेड की है कि उनको लीड मिली होगी कि ये इन लोगों ने कहीं से पैसे निकलवाए हैं और पैसे इनके घर पे मौजूद हैं। लेकिन आगे ये चलना है केस, इसमें बहुत सारी चीजें आपको निकलेंगी। इनके सीनियर, इनके जूनियर जब पकड़े जाएंगे, जब पूरी चेन बनेगी, पूरा फ्लो चार्ट बनेगा कि कहां से पैसे आए और वो कितने पैसे थे, कहां से लिए। और ये एक ज़हन में रखिए सफान कि नैब जो है वो एक केस को जो रिपोर्ट होता है उसको उसी तरह नहीं लेती, वो पूरा होलिस्टिकली पूरी उसको कैनवस के ऊपर पूरा देखती है और पूरा करेगी, वो उसको हर चीज को लेके आएगी। अभी ये सिर्फ जिस तरह आपने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल इसी तरह है। इसमें बड़ी डिटेल से काम होगा और ये सारी चीजें लेके आएंगे नैब के इन्वेस्टिगेटर्स जो है, और इसको छोड़ेंगे नहीं इस तरीके से। भट्टी साहब ये बताएं कि अब ये जो तफसीलात सामने आई हैं ये ठीक हैं, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि आगे नैब बढ़ेगी इस मामले को लेकर, लेकिन ये जो मामला चल रहा है यहाँ पर कि डीएमसी का पैसा नहीं है, डीएमसी कचरा उठाने का पैसा नहीं है, हम यही सुनते रहे, पिछले कई साल से सुनते आ रहे हैं। कचरे के ढेर लग गए और यहाँ पर पता चला कि कचरे के नाम के ऊपर पैसे बनाए गए और फिर असासे भी खरीदे गए, बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई गई। और मजे की बात है, मैं ऑफिसर से बात जो गिरफ्तार हुए हैं या जराए से पूछ रहा था, तो बता रहे थे कि मैंने पूछा कि एक ही पेट्रोल पंप से, एक कंपनी है जिससे ये सब खरीदारी होती थी, तो सिर्फ इसी पेट्रोल पंप से ही क्यों खरीदारी किया करते थे? अगर फेक बिलिंग ही करनी थी तो और भी पंपों से सेटिंग हो सकती थी। तो मुझे बताया गया कि ऊपर से उनको अहकामात थे कि आपको इसी पेट्रोल पंप से ही खरीदने हैं पेट्रोल, जो भी आपको करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बिलिंग करनी है वो इसी पेट्रोल पंप से करनी है, एक पेट्रोल पंप से। तो उसी पेट्रोल पंप को टेंडर दिया गया, उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा गया, और ये अहकामात ऊपर से आ रहे थे। भट्टी साहब ये देखिए ना, डेफिनेटली वो जो पेट्रोल पंप है वो भी किसी ऊपर वाले का होगा। एक तो पहले सीधी सी बात है कि वहां से पेट्रोल लेना, उसका जो जेन्युइन शेयर है वो तो उस पेट्रोल पंप को वैसे ही गया, लेकिन उसके साथ सेटिंग हुई होगी पक्की, ताकि कोई लीकेज ना हो, और वो एक परसेंटेज जो ये कमा रहे हैं, जो फेक बिलिंग हो रही है उसके अंदर उसको जाएगी। और ये लाइन में है, ऐसा नहीं है कि जी ये एक पेट्रोल पंप का। अभी जुल्म ये है कि पहले तो ये होता था चलो लोग काम होता था और कमीशन खा लेते थे, आज तो ये है कि पूरे का पूरा बजट जो है वो सारी फेक डॉक्यूमेंटेशन करके खा लिया जाता है और कोई ऑन ग्राउंड काम नहीं होता। जैसे आपने खुद कहा है कि कोई काम तो हो नहीं रहा, कहते जी पैसे नहीं है, और वो बजट आता है जो सारे का सारा वो इसी तरह फेक गाड़ियां रिपेयर हो जाती हैं, फेक पेट्रोल उनका आ जाता है, फेक टेंडर बन जाते हैं, फेक अलॉटमेंट हो जाती है, और उसके बाद कोई काम फिजिकली नहीं हुआ होता और कंप्लीशन भी शो कर दी जाती है और वो पैसे सारे खा लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भट्टी साहब, आपने बड़ा जुल्म है, जुल्म है, आप सही कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब प्रोग्राम में साथ हैं। इस ब्रेक के बाद हमारी कोशिश होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रहे हैं लोग, उनसे बात करें कि
क्या ये इसी तरीके से चल रहा है और कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? सब में बड़ा सवाल है, कब तक चलता रहेगा? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में हम बहुत अहम सवालात उठा रहे हैं। मेरे साथ फ़हीम ज़मान साहब मौजूद है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कि कराची के हवाले से जो बुनियादी मसाइल शहर कराची के उसकी आवाज़ उठाते आ रहे हैं और बड़ा फोकस होकर टेक्निकली भी समझाते हैं मामलात को। एक बात जो फ़हीम साहब मैं आपसे हमने अक्सर किया, आपने अक्सर कंपेयर किया मुंबई से और दीगर शहरों से, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि कराची को उसके हक के मुताबिक फ़ंड्स नहीं मिल रहे, ना तवज्जो मिल रही है ना फ़ंड्स मिल रहे हैं। आई एग्री विद दैट। लेकिन जिस तरह के ऐसे अफसरान जब सामने आते हैं जो डीएमसीज में होते हैं, या फिर इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं जब एक डीएमसी कोरंगी के अंदर कचरा उठाने के नाम पर इतने करोड़ रुपए की ये हुआ, फेक बिलिंग हुई, पेट्रोल पंप से इतने करोड़ रुपए का बिल बना दिया गया, पेट्रोल डलवाया नहीं, गाड़ियां मेंटेनेंस दिखाकर करा गया, कुछ हुआ नहीं, कचरा उठाने के पैसे एक साल के अंदर तकरीबन जो है 31 करोड़ रुपए कचरा उठाने के नाम पर लिखे हुए, लेकिन कचरा उठाया नहीं गया। खुद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट का कह रहा है। तो इससे फिर सवाल उठते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मसला भी है फंड्स के अलावा, यहाँ पर लैक ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन है, क्या कहेंगे इसको आप फ़हीम ज़मान साहब? सबसे पहले सफियान, आपका मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया। सफियान, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अगर आपको याद हो, शेरशाह में वो माइलास की जो एक गारमेंट फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी और उसमें कई सौ लोग जिंदा चल के मर गए थे। और उस वक्त मैंने जब वहाँ पर हम मुख्तलिफ टीवी चैनल के इंटरव्यू कर रहे थे ऑन द साइट, मैंने कहा था कि आप रो रहे हो कि इस वक्त ये खिड़कियों के ऊपर ग्रिल्स लगी हुई थी और ये हो गया और फलाना हो गया। जरा अपने आसपास नजर घुमा के देखो, क्या कहीं पर भी हालात किसी भी तरह से मुख्तलिफ हैं? सारी जितनी गारमेंट की फैक्ट्रीज थी उस वक्त भी आज भी सब में ग्रिल्स लगी हुई हैं। खुदा न खासा कोई हादसा होता है तो लोग निकल नहीं सकते, फायर सिस्टम ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल यही चीज जो है कोरंगी के साथ हुई। कोरंगी में इस वक्त आपको पता नहीं अंदाजा है नहीं अंदाजा है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनिसिपल कमिश्नर या ये जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सिर्फ कराची और कोरंगी में नहीं, जहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, 2-3 महीने 4 महीने पोस्टिंग्स के लिए। आप जरा कोरंगी की, आप से डीएमसी की बात कर रहे हो, पिछले साल भर में ये देखो कि कोरंगी के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स कितने तब्दील हुए। तो मसला ये है कि ये तो आए घर में से निकल आया, आपको नजर आ गया। मेरे लिए हैरान कोई बात इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, बाकी ने अपने घर में नहीं रखे होंगे, क्योंकि इस वक्त अमूमी तौर पर मैसिव करप्शन का एक निज़ाम है जो चल रहा है और लोग कलेक्ट करते हैं सड़क से, गार्बेज से, और ये फिर ऑल द वे टू द टॉप जाता है। तो नैब ने एक साहब को पकड़ लिया, उनके घर में से धर्म निकल आए। ये बेसिकली चुस्कियाँ हैं, लॉलीपॉप्स हैं, ठीक है। ये पूरा का हवा बिगड़ा हुआ है। मैं तो ईमानदारी से बात सोचता हूँ कि बहसीत मुल्क और कौम हमें जिंदा रहने का हक है। लेकिन ईमानदारी की बात ये, हम जिस स्टेज पे आ गए हैं और जिस तरह की करप्शन इस वक्त चारों तरफ रैम्पेंट है, मुझे कोई तरीके कार नजर नहीं आता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इसमें कोई तब्दीली हो। मुझे याद है जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने घर के पीछे की जो कच्ची गली होती है उसमें 10 बाय 15 का एक कमरा था और जितने डीजी टेक्निकल सर्विसेज, ये रिटायर्ड जितने ऑफिसर्स थे सर, वो केएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर है। मैंने कहा यार इनको तो और भी इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये केएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, कोई दूसरा आदमी हो तो उसको चीजें पता ना हो। तो ये अब जो है मसला ये है कि अगर कोई आदमी के घर पे आप छापा मारे और उसके घर से डॉलर और दिरहम और रियाल और रुपए और सोना जवाहरात नहीं निकले, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आवा का आवा टेढ़ा हो गया है। कोई तब्दीली कहते ना, कोई उम्मीद बार नहीं आती। यकीन जानिए, मैं सब दिल से कह रहा हूँ, आप तो ये प्रोग्राम कर रहे हो, मैं देखता हूँ ना, मेरे लाल लाल आंसू आते हैं। क्या
कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन फरीद साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि अब कोई भी काम यहाँ पर बिलखुसूस सुबह सिंध में बगैर रिश्वत के हो ही नहीं सकता। आप यानी ये जो अब सिस्टम एक ऐसे पॉज हो गया सिस्टम, आप छोटा काम हो बड़ा काम हो, कोई भी काम अब आप बगैर रिश्वत के नहीं कर सकते। तो ये जो निज़ाम बन चुका है, इस निज़ाम के अंदर सर्वाइव करना अब कितना मुश्किल होता जाएगा। और क्या जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकेगा? बेसिक नेसेसिटीज भी हासिल या हुसूल हो, या कोई भी बड़ा काम हो। मैं बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा जो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स देते थे, पहले तो हम सुनते थे कि SBCA वगैरह इधर होता है। हर छोटा महकमा, बड़ा महकमा, हर जगह छोटा सा काम कराने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। कबर की खरीदारी, हर चीज के लिए रिश्वत यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। ये किस तरह का निज़ाम बन गया? इसको किस तरह चेक एंड बैलेंस बन सकता है? देखिए, आपने बात की सिंध में। हम बेसिकली जब सिंध से बात करते हैं तो क्योंकि मैं और आप अर्बनाइट हैं, शहरी हैं, तो हम बुनियादी तौर पे कराची की बात कर रहे थे। हमारी नजर हैदराबाद पे भी नहीं जा रही थी। मातली, मकली, मिट्टी तो बहुत दूर की बात है। नवाब शाह, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर नाफिल शाह बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है। ये आप सदर्न पंजाब में चले जाइए, आप पंजाब में चले जाइए, KPK में चले जाइए, बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे पहले सेक्रेटरी फाइनेंस के पानी की टंकी से 70 करोड़ रुपए नहीं निकले। क्या हुआ? आप मुझे बताइए, एक मॉडल जो है बोरी भर के पैसे ले जाती है, क्या हो जाता है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब कोई उम्मीद नहीं रही है। ये कहते हैं ना लोग, सिस्टम चल रहा है। बस ये कि एक मखसूस सिस्टम चल रहा है, और ये बात तय है कि इंसान खसारे में है। इसके अंदर कोई, मतलब आप मेरी गुफ्तगू से शायद मायूसी गुनाह है, मगर मैं इस गुनाह का इस वक्त मुर्तकिब हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई तब्दीली कोई चांस ही नजर नहीं आता। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप नीचे से नीचे चले जाएं और टॉप टू टॉप आप कराची में कुरंगी DMC से लेके, आप तुगलक हाउस से लेके, आप इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा, कहीं चले जाएं, ये हालात इतने बुरे हैं। लोगों ने ये सीख लिया है कि यार कुछ नहीं होता। अब बताइए ना, अगर मलिक रियाज 460 अरब रुपए 7 साल में देके छोड़ जाते हैं, उनके पैसे जो बरामद होते हैं, जो स्टेट लंदन में मिलती है, वो शहजाद अकबर क्लोज डोर मीटिंग के बाद वो कोर्ट के हवाले कर देते हैं वो पैसे। भाई वो तो साबित हुआ था कि चोरी डकैती का पैसा है, वो फिर कैसे वापस हो गया, उनके बिहाफ पे कैसे चला गया? तो आप मुझे बताइए, इस गुनाह में आप एक कुरनी के म्युनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहे हैं। इस गुनाह में ऊपर से लेके हर शख्स शामिल है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन इस पर फहीम जमान साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ पर मसला ये हो गया है कि बिलखुसूस जैसे लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, KDA है, दीगर महकमे, आप जानते होंगे ना, पेंशन्स के इस वक्त मामला रुके हुए हैं। यहाँ पर जो लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, उनके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो रुके हुए हैं, लोगों की सैलरीज डिले हो रही हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब वो देखते हैं कि एक आदमी के घर से 12 करोड़ 15 करोड़ मिल रहे हैं, तो जो ईमानदार अफसर भी सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा? वो कहता होगा ज्यादा बेहतर है मैं मरूं, तो मुझे पेंशन तो मिलनी नहीं है, मेरे घर वाले रोलते रहेंगे, इससे अच्छा मैं कोई असासे बना के चला जाऊं। जिसको पेंशन मिलती है ना, जिस बेचारे ने 30-32 साल 36 साल PMC DMC PDA में मुलाजमत की होती है, उसको जब पेंशन मिलती है वो लाइन में लगता है, या उसकी बीवी वो मरहूम हो जाता है, बीवी लेनी जाती है, उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हो यार? एग्जैक्टली। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इसमें अब कोई पता नहीं, पाकि तो अब शायद चिराग लेके ढूंढोगे तो शायद कहीं मिल जाए। लोग हैं वो बेचारे अपनी पेंशन लेने जाते हैं जी, रिटायरमेंट के 10-15 साल बाद, तो उनको भी रिश्वत देनी पड़ती है। अंदोनाक तफसीलात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पर आप रो ही सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं फहीम जमान साहब। और आप यकीनी तौर पे आप सही कह रहे हैं कि मायूसी हो ये सब देखकर जो सूरत हाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहीम जमान साहब, आपने वक्त दिया, आपने बात की, अपनी गुफ्तगू करी, हमें हम तक पहुँचाई इस अहम मामले के ऊपर। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आगे हम सिर्फ कंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम को, हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने सारे अकाउंट्स रखे डीएमसी कोरंगी के, कितनी आमदनी हुई, कितनी वसूलियाँ हुई, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में कितनी वसूलियाँ हुई और सब में अहम बात किन मदों में यानी किन हेड्स के अंदर ज़्यादातर बदनवानी की गई। पेट्रोल उनमें से एक मद है, इसके अलावा जिस तरह हमने कहा ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उम्मीद करते हैं नैब इस केस में अपनी फुर्ती दिखाएगा और आगे बढ़ेगा। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।